डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन या आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि जीन क्या है। तो मॉडर्न जो मॉडर्न स्थिति है जीन की, वो बेहतर रूप में बताने के लिए यह कहा जा सकता है ए सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ठीक है, तो इस बुनियादी कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखने के बाद कि डीएनए का एक सेगमेंट ही जीन है, यह अब अपने सामने है कि जीन का सिंथेसिस कैसे होता है। तो देखिए, बायोसिंथेसिस तो डीएनए टेम्पलेट का इस्तेमाल करके एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा यह कार्य संपादित किया जाता है और उसे रेप्लिकेशन के नाम से हम जानते हैं। और डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल्फ डुप्लीकेटिंग मॉलिक्यूल है। अब यह डीएनए के सिंथेसिस का कुछ और भी रास्ता लोगों ने निकाला है, पीसीआर टेक्निक के द्वारा भी, पर उसमें टैग डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है और एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा के डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है। पर यह सब बायोलॉजिकल सिस्टम का सिंथेसिस है और आज हम लोग की वार्तालाप होनी है केमिकल मेथड ऑफ जीन सिंथेसिस। तो रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली नाम के वैज्ञानिक ने, जो कि नोबेल ल्यूट्रेट भी हैं, फिनाइल एलानिन ट्रांसफ़र आरएनए का सीक्वेंसिंग किया और बताया कि इसमें 77 बेस है। ठीक है, अब उन सारे बेस के नाम और क्रम फिनाइल एलानिन ट्रांसफ़र आरएनए की जानकारी हो गई। यह बात के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, यह एक इंडिपेंडेंट जगह काम हुआ। इससे अलग एक जगह डॉक्टर हरगोविंद खुराना अपने लैब में काम करते हुए इस जानकारी को कैसे कुछ और बेहतर इस्तेमाल किया जाए, इसमें और क्या चीज़ छिपा हुआ है, वह निकालने का काम किया, जो कि अंततः जीन सिंथेसिस में कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, अब देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई डीएनए का सिंथेसिस हम करना चाहते हैं, किसी जीन या सेगमेंट ऑफ डीएनए का हम सिंथेसिस करना चाहते हैं, तो हमारे पास यह मुद्दा आता है कि हम क्या उस डीएनए का सीक्वेंस जानते हैं, उसके बेसिस का न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेज हमें मालूम है क्या। तो अब एक समझदारी का काम उन्होंने, प्रोफेसर हरगोविंद खुराना साहब ने ये किया। ये इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, यह भी ख्याल रखिएगा, और इन्हें भी इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम एक जीन का नाम लेते हैं। देखिए, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है और डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा, उसके एक टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि देखिए, फिनाइल एलानिन ट्रांसफ़र आरएनए जो है, यह जिस डीएनए या जीन से सिंथेसाइज हुआ, ट्रांसक्राइब हुआ, उसका नाम क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि उसका नाम होगा फिनाइल एलानिन ट्रांसफ़र आरएनए जीन। ठीक है, अब उसकी सीक्वेंस इस फिनाइल एलानिन ट्रांसफ़र आरएनए से इन्होंने कैसे निकाला, देखिए, 2-3 इन्होंने समझदारी किया। पहली पॉइंट तो ये इन्होंने किया कि ठीक है, फिनाइल एलानिन ट्रांसफ़र आरएनए के सारे यूरेसिल को थायमिन से रिप्लेस करते हैं
और तब जो सीक्वेंस प्राप्त होगा निश्चय ही वही सीक्वेंस एक स्ट्रैंड डीएनए का है। किस डीएनए का? तो फिनाइल एलानिन ट्रांसफर आरएनए जीन वाले डीएनए का। तो यूरेसिल की जगह सिंपली थायमिन प्लेस करके उन्हें एक स्ट्रैंड मिल गया। दूसरी समझदारी की बात देखिए क्या है कि यहाँ अब ये सवाल उठा कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उनके बेस कंपैटिबल ही पेयर करते हैं, ठीक है। जब एक तरफ एडेनिन है तो दूसरे तरफ थायमिन होगा ही, एक तरफ गुआनिन है तो दूसरे तरफ साइटोसिन होगा ही। तो जो फिनाइल एलानिन ट्रांसफर आरएनए का यूरेसिल हटा के थायमिन रख के वहाँ जो स्ट्रैंड पाया गया, उन सारे बेसेज के कंपैटिबल बेस यदि दूसरे स्ट्रैंड पे सजा दिया गया तो आपको दोनों स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता चल गया। तो इस प्रकार से हॉली साहब के द्वारा जो फिनाइल एलानिन ट्रांसफर आरएनए की सीक्वेंसिंग की गई थी उसमें कुछ एरिथमेटिक कैलकुलेशन के द्वारा, कुछ ये प्रक्रिया के द्वारा जो अभी बताया गया, कुछ समझदारी के द्वारा, उससे फिनाइल एलानिन ट्रांसफर आरएनए जीन के दोनों स्ट्रैंड का सीक्वेंस, नंबर, पोजीशन, नाम, ये सब समझ में आ गया। तो ठीक है, अब पहला उद्देश्य तो यह पूरा हुआ कि जीन का सीक्वेंस हमें पता चल गया, तो हमें रोड मैप मिल गया कि कहाँ जाना है, क्या सिंथेसाइज करना है, ठीक है। अब देखिए, ये सिंथेसिस का कार्य पठन पाठन के लिहाज से हम लोग दो तरीके से इस पर ध्यान देंगे। पहला तो यह देखा गया है कि एक बेसिक प्लान क्या होगा डीएनए के सिंथेसिस करने का, आर्टिफिशियल सिंथेसिस करने का, और दूसरा को कहा जाता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ठीक है ना। तो स्मॉलर लेवल पे जो जोड़ के शुगर, बेस, न्यूक्लियोसाइड बना, फास्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड बना, चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनाया गया और उस पूल में से एक एक करके उन्हें जोड़ा गया। तो यह जोड़ने का काम डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड ऐसे करके जो किया जाएगा, यह ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है। बहुत लंबा, यह पूरा डीएनए पर नहीं ऐसे आर्टिफिशियली हो सकता है। तो 5 से 20 न्यूक्लियोटाइड का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है, यह सेकेंड पार्ट में जाना जाता है। और फर्स्ट पार्ट में जाना जाता है कि डीएनए सिंथेसिस का इनका क्या बेसिक प्रक्रिया था। तो देखिए, इन्होंने 2-3 बड़ी होशियारी काम किया है। इन्होंने कहा कि दोनों स्ट्रैंड को हम अलग अलग सिंथेसाइज करेंगे। क्या करेंगे? दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग सिंथेसाइज करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि जो एक स्ट्रैंड है उसे एक स्ट्रैंड पूरा लगातार 77 बेस पेयर का नहीं सिंथेसाइज करेंगे केमिकली, उसको 3 टुकड़े में किया जाएगा। तो एक तो दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग सिंथेसाइज करने का काम किया जाएगा और प्रत्येक स्ट्रैंड को 3-3 टुकड़े में किया जाएगा। और फिर इन्होंने इन सबसे बड़ी समझदारी का परिचय दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, जो ये स्ट्रैंड का छोटे छोटे 3 स्ट्रैंड का सिंथेसिस दोनों में किया जा रहा है, दोनों स्ट्रैंड के, उसको कुछ इस प्रकार से किया जाएगा कि स्टिकी एंड का निर्माण हो, और स्टिकी एंड के निर्माण के कारण 3 डुप्लेक्स एक लॉन्ग डीएनए का निर्माण कर देंगे। इसके लिए क्या किया, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। पहला वाला जो स्ट्रैंड है उसका 1 से 18 और दूसरा का 1 से 21 बेस तक ये उन्होंने सिंथेसाइज किया। तो देखिए, ये कंपैटिबल होने के कारण 1 से 18 तक तो एक दूसरे से मिल गए और ये एक डुप्लेक्स बना दिए, छोटा वाला डुप्लेक्स। लेकिन 19, 20, 21 बेस नंबर देखिए एक एंड पर खाली रह गया, और जो वह स्ट्रैंड वहाँ खाली रह गया
वही स्टिकी एंड का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब पहला स्ट्रैंड जो कि 18 तक में ही उसका एक टुकड़ा बना था, दूसरा टुकड़ा शुरू हुआ 19, 20, 21 और उसके आगे गया। ठीक है, तो 19, 20, 21 उसमें, और जो पहला डुप्लेक्स बना था उसमें ये दोनों स्टिकी एंड आके आपस में जुड़ के दो डुप्लेक्स को आपस में जोड़ेंगे। इसका कहने का यह मकसद हुआ कि इस गजब की होशियारी से उन्होंने 3 जो टुकड़ों में बनाया दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग, उनको जब मिलाया गया तो उसमें बड़ी मज़ेदार स्टिकी एंड का निर्माण हुआ और वह स्टिकी एंड के कारण तीनों डुप्लेक्स आपस में जुड़ गए और इस प्रकार से एक कंप्लीट डीएनए का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसमें हम लोग ने अब सेकेंड पार्ट की ओर हम लोग जाएंगे, पर तब तक पहले हम लोग जो इसमें लिखा हुआ है उसके द्वारा आगे बढ़ते हैं। जीन सिंथेसिस इन्वॉल्व्स द मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन ऑफ जीन्स यूजुअली थ्रू द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट कॉल्ड ओलिगोज। सिंथेसाइजिंग जीन वाज वंस ए डिफिकल्ट एंड टीडियस टास्क to synthesize the first gene de novo in 1972. Today, DNA synthesis is a rapid, inexpensive process that can accurately produce long, over 50,000 base pair sequence of the DNA. Over 25 companies in the USA can synthesize, और इसका कॉस्ट भी बहुत रिड्यूस हो गया है। ऑनलाइन अवेलेबल है अनेक पैथोजेंस के, जैसे पोलियो हुआ, इबोला हुआ, इन सब के सीक्वेंस अब आज के ज़माने में उपलब्ध है नेट पे। सिंथेसाइजिंग ए जीन इन विट्रो विदाउट द नीड फॉर इनिशियल टेम्पलेट डीएनए सैंपल, द मेन मेथड इज करेंटली बाय ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस from digital genetic sequence and subsequent annealing of the resultant fragments. In contrast, natural DNA replication require existing DNA template for synthesizing new DNA. Synthesis of first complete gene, a yeast transfer RNA, was demonstrated by Hargobind Khurana. Synthesis of the first peptide and protein coding genes was performed in the laboratory of Herbert Boyer and Alexander Markham, respectively. Hawley 1965 have sequenced phenylalanine tRNA, which is just 74 base pair long and was awarded Nobel Prize. Khurana used this data and determined sequence of bases in both the strand of phenylalanine transfer RNA gene. He deduced one of the two strands on the basis that RNA transcribes from one strand of DNA, hence tRNA of Holiday represents one DNA strand if thymine is replaced by uracil. He also finds the sequence of other strand base. Given is RNA strand base, then find the base sequence in two strands of gene. देखिए अब एक का यहाँ दिया गया है, इससे दूसरे स्ट्रैंड का हम आप कोई भी निकाल लेंगे बड़ी सरलता से। डीऑक्सीराइबोज sugar and different bases ATGC joined to develop nucleotides. They are linked through phosphoric acid so that all type of nucleotides are formed. It was difficult to synthesize long chain of nucleotide, therefore he adopted some wise strategy जो अभी मैं पहले आपको बताया हूँ। Both strands will synthesize separately. Each will be synthesized in fragment of 3. At first, oligonucleotide will be synthesized which have 5 to 20 bases. D. Group blocking used for desired joining. These are synthesized by blocking all the non-participant group by different chemicals and leaving two places where we desire to nucleotide to join. After joining of two nucleotides at desired place, the blocked groups are made open by treating with weak acid or mild alkali. चलिए दोस्तों देखिए
अब यह ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की जब बात आती है तो पहले तो बुनियादी तौर से डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जितने भी प्रकार के हैं, 4 प्रकार के ATGC, इन सभी के सफिशिएंट न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड्स जोड़ के न्यूक्लियोटाइड बना के उन्होंने रख लिया। अब उसके बाद ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए पहले स्टेप में डाई न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस किया जाएगा। ध्यान दीजिए, डाई न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए जब करने हम चलेंगे तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है। शुगर है, वहाँ पर शुगर में एक OH ग्रुप होता है, एक तरफ फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा और एक तरफ जो है उसमें बेस जुड़ा रहता है। तो 3 ये फंक्शनल ग्रुप हैं। और जो हमें अगले न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो 5 एंड पर जो फास्फेट ग्रुप है वह 3 एंड के OH जो शुगर पर होता है उससे जुड़ना है। तो भाई देखिए बड़ी समस्या है, जब 3 फंक्शनल ग्रुप दोनों 2 न्यूक्लियोटाइड हैं तो दोनों पर है तो ये कहीं का कहीं जुड़ जाएंगे। इसके लिए गजब का स्ट्रेटजी इन्वॉल्व किया गया और वह था ग्रुप प्रोटेक्शन। जो फंक्शनल ग्रुप था, अब जैसे 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो जानते हैं वो कहाँ जुड़ेगा। एक न्यूक्लियोटाइड A जो है उसका 3OH वाला जो ग्रुप है शुगर से जुड़ा हुआ, उस पर जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसके शुगर से जुड़े फास्फेट से जुड़ना है। तो बाकी जो भी ये और ग्रुप हुए, 2 ग्रुप दोनों के खाली हुए ना, वो ना कहीं आपस में जुड़ जाएं, इसलिए स्पेशल केमिकल के द्वारा उनको स्टेबलाइज कर दिया जाता है, उन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है और सिर्फ यही 2 ग्रुप छोड़ दिया जाता है जिस पर कि वो नेचुरली जुड़ेंगे। तो इस प्रकार एक न्यूक्लियोटाइड से 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े, एक न्यूक्लियोटाइड से एक और जुड़ा और 2 न्यूक्लियोटाइड हुआ डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब ये जब डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया तो जो ग्रुप हमने प्रोटेक्ट किया था वह डाई न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप को हमें ओपन करना पड़ेगा ताकि तीसरा न्यूक्लियोटाइड आए। अब तीसरे न्यूक्लियोटाइड में भी फिर उसी प्रकार से फास्फेट वाले को छोड़ के और बाकी सारे ग्रुप को ब्लॉक कर दिया जाएगा और डाई न्यूक्लियोटाइड के जहां हम जुड़वाना चाहते हैं उस ग्रुप को छोड़कर और बाकी सबको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। और तब व्हेन दे आर अलाउड टू ज्वाइन दे विल बाइंड एज डिजायर्ड बाई अस। राइट प्लेस पे जो ओपन ग्रुप है उसी ग्रुप पर वो जोड़ेंगे और इस प्रकार ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और फिर सारे ग्रुप को खोल दीजिए और खोलने के बाद जो नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है यही प्रक्रिया चलती रहेगी और यह 5 से 20 ओलिगो न्यूक्लियोटाइड तक आपस में आप इस प्रकार से जोड़ते हुए चले जाएंगे और इसी को ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। तो यह सेकेंड पार्ट हुआ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ बेस कैन बी क्रिएटेड इन दिस वे। तो इस प्रकार से ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बन गया और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में यह ध्यान रखा। अब देखिए पूरा को पीछे वाले को से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की स्टिकी एंड हो। स्टिकी एंड होने से कंपैटिबल फ्रैगमेंट्स जो हैं जुड़ेंगे और डुप्लेक्स बनाएंगे विथ स्टिकी एंड और इस प्रकार के 3 डुप्लीकेट 77 बेस पेयर तक दोनों स्टैंड के बन चुके रहेंगे। और जब इन्हें आपस में मिलाइएगा तो स्टिकी एंड होने की वजह से ये आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया होगी और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की भी सिंथेसिस हो जाएगी और उसके बाद एक्चुअल जीन भी बन जाएगा। और ध्यान दीजिए, बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, नहीं, यहाँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि उसमें स्ट्रैंड की ज़रूरत पड़ती है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन का काम होता है डीएनए सिंथेसिस का। लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी थ्रीड एंड कंटिन्यूअस, एक जगह सीक्वेंस, एक जगह डिसकंटिन्यूअस, एक जगह कंटिन्यूअस।
तो वो सब स्ट्रैंड की भी डीएनए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल हमको बेस की सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चाहिए और उस सीक्वेंस के हिसाब से आप केमिकली जोड़ देंगे। तो यहाँ हमने ये कहा कि डीएनए टेम्पलेट की ना हमें ज़रूरत है, इसके लिए ना आपको ज़रूरत है और ना आपको एंजाइम की ज़रूरत है। ठीक है, तो यह हुआ केमिकल सिंथेसिस ऑफ डीएनए। दोस्तों, कल के क्लास में नेट में व्यवधान आ गया था, कुछ क्लास डिस्टर्ब हुआ था, तो उसको भरपाई करने के लिए मैंने सोचा कि ये आपको बना के प्रस्तुत कर दूं और कुछ लिखित मैटर भी आप इसमें पा जाएं इस तरह से, और जो बार बार भी इसे आप सुन सकते हैं, जो पॉइंट हो जहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी हो फिर बुक देखेंगे आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। और आज भी बाय द वे यही क्लास है हमारा। आज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस था और कल वहाँ का 2 क्लास में ये मैं क्लास में काम करने वाला था। तो आज भी पता नहीं नेट का क्या होगा, ठीक रहना चाहिए, पर मैं अपना प्रिकॉशन के लिए आप लोग के लिए ये तैयार कर दिया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग की जो समस्या होगी उस समय अपना कमेंट बॉक्स में इसके डालिए समस्या यारों। जब आप डालोगे समस्या तब ना मैं उसका हल करूँगा। क्यों नहीं आप लोग मेरी बात मानते हैं? कौन बड़ी बात है? कोई समस्या हो, डाउट हो तो आप डालिए, मैं उसे क्लियर करूँगा। अच्छा, अब प्रोटेक्शन की बात आती है तो मैं थोड़ा सा आपको, ये तो वही चीज़ें हैं, उसको पढ़ के सुनाया जाए या आप खुद भी इसे देख लें कि therefore 21 बेस पेयर सिंगलेट इज अलाउड टू यूनाइट विथ 17 बेस पेयर ऑफ सिंगलेट। मतलब एक स्टैंड का टुकड़ा 17 बेस पेयर का, दूसरे स्टैंड का टुकड़ा 21 बेस पेयर का, इनको सिंगलेट बोला गया। और ये दोनों आपस में कंपैटिबल बेस होने के कारण जुड़ेंगे तो 17 तक तो कंपैटिबल बेस से ज्वाइन होंगे, 18, 19, 20, 21 खाली हो गया, ये स्टिकी इंड हो गया। तो द हिडन विजडम इज टू क्रिएट स्टिकी इंड सो दैट इट कैन इजीली बाइंड विद द सेकेंड डुप्लेक्स। The all 3 duplex has sticky end but second duplex has sticky end on both sides। याद रखिएगा, जो बीच में रहता है उसके दोनों किनारे पे स्टिकी एंड बनाया गया ताकि शेष दोनों टुकड़ा दोनों किनारे पे आके जुड़ जाए। कॉमर्शियल जीन सिंथेसिस सर्विस आर नाउ अवेलेबल फ्रॉम न्यूमरस कंपनीज वर्ल्ड वाइड। Current gene synthesis approaches are most often based on the combination of organic chemistry and molecular biological technique, and entire gene may be synthesized de novo without the need of precursor template DNA. Gene synthesis is a tool, क्या उपयोग है? Recombinant DNA technology, heterologous gene expression, vaccine development, gene therapy and molecular engineering, इतने काम में या जो केमिकल जीन सिंथेसिस का काम कर रहे हैं इसका उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि आप लोग को किस प्रकार से। हाँ दोस्तों, तो देखिए, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किससे कौन सा ग्रुप प्रोटेक्ट होता है। पहली बात ध्यान दीजिए, NH2 ग्रुप जो कि बेस में होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, अब बेस देखिए 3 होते हैं तो कोई एक ग्रुप कैसे बताया जाए? तो देखिए, डीऑक्सी एडिनोसाइन, पहला बेस क्या है? डीऑक्सी एडिनोसाइन, और इसे बेंजोइल ग्रुप के द्वारा ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। और यदि इस प्रोटेक्शन को हटाना है तो रिमूव्ड बाई अमोनिया, अमोनिया के द्वारा ट्रीट करिएगा तो यह हट जाएगा। देखिए, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस जो है वो है डीऑक्सी एसिटिडीन, दूसरा न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी साइटिडीन, इसको एनाइसोइल ग्रुप, एनाइसोइल ग्रुप क्या है? एनाइसोइल ग्रुप, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। तो कैसे रिमूव करेंगे? अमोनिया लगाएंगे तो यह ग्रुप फ्री हो जाएगा। डीऑक्सी ग्वानोसाइन, यह कैसे प्रोटेक्ट होगा? आइसोब्यूटाइल ग्रुप के द्वारा होगा, और इसे अलग करना होगा, रिमूव करना होगा। प्रोटेक्शन को कैसे रिमूव करेंगे? अमोनिया का इस्तेमाल करके। अच्छा, अब देखिए OH ग्रुप आया जो कि शुगर में पाया जाएगा। 5 एंड ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसको मोनोमिथॉक्सीट्राइटिल ग्रुप के द्वारा इसे प्रोटेक्ट करते हैं और एसिड ट्रीटमेंट के द्वारा इसे रिमूव करते हैं।
5' ग्रोविंग चेन पर जो OH ग्रुप रहेगा उसके लिए साइनो इथाइल ग्रुप CN साइनो इथाइल ग्रुप के द्वारा प्रोटेक्ट करेंगे, अल्कली के द्वारा रिमूव करेंगे। और 3 इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के लिए आ रहा है उसके 3 एंड के OH को प्रोटेक्ट करने के लिए एसिटाइल ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है और रिमूव करने के लिए एल्कली ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के क्वेश्चन इसमें ये रहा कि आप पहला क्वेश्चन तो ये बताएं कि कैसे खुराना साहब ने होली के किए कार्य से किसी जीन का सीक्वेंस समझ गए, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि ब्रॉड व्यू में उन्होंने क्या स्ट्रेटजी रखा डीएनए को बनाने में, क्या उसमें उन्होंने हिडन वाइजनेस उनका छिपा हुआ था। और तीसरा यह कि ओलिगो न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में ग्रुप प्रोटेक्शन और ग्रुप रिमूवल का काम होता है, उनका एक चार्ट बना के मुझे आप लोग भेजेंगे। तो ये देखिए, ये 3 सवाल आप लोग के लिए है जिसका जवाब आप लोग को देना है। और वक्त से पहले मैं आपको ये वीडियो वहाँ डाल दे रहा हूँ। और क्लास में यदि नेट रहेगा ही, नहीं क्यों रहेगा, रोज़ रोज़ वैसा नहीं होगा, तो मैं वहाँ पर इसको डील करूँगा। उस समय आप लोग कुछ बात भी हमसे कर पाएंगे, हम लोग आपस में वार्तालाप भी कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आपके डाउट आने चाहिए।